नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों के अंतर्गत बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जेआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड तथा बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। यह सारे क्वेश्चन समझ पर आधारित हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, क्या है? पारिवारिक माल सूची ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है। ऑप्शन बी एक स्टॉक धारणा है। ए तथा बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक माल सूची जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती है और यह एक स्टॉक अवधारणा है। तो ए तथा बी दोनों सही हैं। वस्तुएं जो स्वयं हेतु उत्पादित की जाती हैं, स्वयं उपभोग के लिए रखी जाती हैं, उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पारिवारिक माल सूची भी एक प्रकार से व्यक्ति की संपत्ति होती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल की जाती हैं और कौन कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। कई क्वेश्चन यहाँ से आगे बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जो ना शामिल की जाने वाली मदें हैं उनमें है हस्तांतरण भुगतान, जैसे विदेशों से उपहार, बेरोजगारी भत्ता, सुनामी पीड़ितों को आर्थिक सहायता राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। जितना भी मध्यवर्ती उपभोग है उस उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे एक जलपान गृह द्वारा सब्जियों की खरीद पर जो खर्च किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाएगा, तथा एक फैक्ट्री का बिजली पर किया गया खर्च भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के लाभांश को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तथा एक ग्राहक द्वारा अवकाश के समय अपने बगीचे में सब्जियां उगाना तथा उनको खुद के प्रयोग में लाना, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, गृहिणी अपने बच्चों के लिए जब भोजन की व्यवस्था करती है, खाना बनाती है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और वही गृहिणी जब किसी रेस्टोरेंट में पैसा कमाने के लिए खाना बनाती है तो गृहिणी की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा एक व्यक्ति द्वारा विदेशों में काम करने वाले अपने पुत्र से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह हस्तांतरण आय का भाग कहलाती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो ब्याज है वह उत्पादक उद्देश्य हेतु नहीं किया गया है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का जो ब्याज होता है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निगम लाभ कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जुआ, काला बाजार से प्राप्त धन तथा सेकेंड हैंड वस्तुओं की खरीद बिक्री से प्राप्त धन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब इसके अलावा राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदों में जो मदें हैं उनमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद मूल्य जो होता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सैनिक तथा सुरक्षा सेवाओं पर खर्च जो होता है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। निःशुल्क चिकित्सा सेवा, सड़क की रोशनी पर किए गए व्यय, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यह सब अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद मूल्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा भविष्य निधि में मालिकों का योगदान राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। भारत में विदेशी दूतावासों को किराए पर दिए गए भवनों का किराया जिन्हें भारतीय निवासी प्राप्त करते हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी तकनीक एवं विशेषज्ञों के वेतन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। और एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी वित्तीय फर्म में निवेश को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। स्टॉक, पारिवारिक माल सूची एक स्टॉक धारणा है। तो स्टॉक किसे कहते हैं इनको भी जान लेते हैं। स्टॉक और प्रवाह दो चर
अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। स्टॉक का मतलब समय के एक बिंदु पर ऐसे चर से है जिसको एक निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है, जैसे संपत्ति, श्रम, पूंजी, एक देश की मुद्रा पूर्ति, बैंक जमाएं, देश की जनसंख्या को स्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रवाह से तात्पर्य समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है, जिसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रा व्यय, पूंजी निर्माण, मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी व्यय में परिवर्तन एवं व्यय को पूंजी व्यय को प्रवाह चर में शामिल किया जाता है। तो पारिवारिक माल सूची जो है वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती है और एक स्टॉक धारणा है। तो ए तथा बी दोनों सही। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर क्वेश्चन, विदेशों में कार्यरत रिश्तेदार द्वारा भेजी गई राशि। तो विदेशों में कार्यरत रिश्तेदार द्वारा जो भेजी गई राशि है वह हस्तांतरण भुगतान में शामिल हो जाएगी, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ए में क्या है, को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, नहीं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। बी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्या है, हस्तांतरण भुगतान है। तो बी तथा सी दोनों सही हैं। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं के स्वयं हेतु उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि स्वयं वस्तुएं स्वस्पर्शीय होती हैं, उनका मूल्यांकन करना संभव होता है, सेवाओं की तुलना में वस्तुएं अधिक उत्पादक होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुओं के स्वयं हेतु उत्पादन को, वस्तुओं को जब स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित किया जाता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों राष्ट्रीय आय में उनको शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उनका जो है मूल्यांकन करना संभव होता है। जैसे तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, उत्पाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग, गैर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय। तो मूल्य वृद्धि से अभिप्राय उत्पाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग से लिया जाता है। मूल्य वृद्धि क्या है, किसी उद्योग के उत्पादक के मूल्य तथा उसके मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अंतर होता है। मूल्य वृद्धि किसी उद्योग के उत्पाद के मूल्य तथा उसके मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहा जाता है। तो उत्पाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग का अंतर ही मूल्य वृद्धि कहलाता है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण कुल जोड़ है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है वह बी तथा सी का जोड़ है। बी सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण तथा माल सूची निवेश तथा मूल्य ह्रास का जोड़ जो है वह सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहलाता है। 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि विधि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को मापती है। उपभोक्ता परिवार के योगदान को मापती है, देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों को मापती है, देश के गैर निवासियों में स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों को मापती है। तो बी तथा सी दोनों सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर बी तथा सी सही है, डी सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है, किराया, मिश्रित आय, स्थायी निवेश, अतिरिक्त लाभ। तो आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय स्थायी निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय लगान, पूंजी, लाभ, ब्याज, मजदूरी को शामिल किया जाता है। एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा सभी साधनों से अर्जित की गई आय का योग जो है वह आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कहलाता है, जिसमें लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी को शामिल किया जाता है। जीएनपीएमपी बराबर क्या होता है, जीएनपीएमपी बराबर
शुद्ध मजदूरी एवं सैलरी प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ एवं लाभांश प्लस मूल्यह्रास प्लस अप्रत्यक्ष प्लस प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। और अगर जीडीपी एफसी की बात की जाए तो जीडीपी एफसी बराबर होता है जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। स्थायी निवेश को व्यय विधि में शामिल किया जाता है। तो यह व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने की बात है। इसके अलावा यह आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय जो अनुमान लगाने की बात बताई गई है, जिसमें लगान, ब्याज, लाभ, सैलरी, मजदूरी को शामिल किया जाता है, जिसमें स्थायी निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्यय विधि द्वारा भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने के आय, व्यय और उत्पाद वित्त 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यय विधि द्वारा जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है उसके प्रतिपादक प्रोफेसर केन्स को माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में व्ययों को जोड़कर नेशनल इनकम की जब गणना की जाती है तो उसे व्यय विधि कहा जाता है। एक वर्ष में किसी राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को के द्वारा किए गए व्यय का योग जो है वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। 1967 से व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण निर्माण कच्चा कार्य में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। शहरी निर्माण में आय विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सबको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जिनको जीएनपी भी कहा जाता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट सी का मतलब होता है कंजप्शन, घरेलू क्षेत्र पर जो उपभोग किया जाता है उसका। आई का मतलब वाणिज्यिक क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब होता है सरकारी व्यय से होता है, तथा एक्स निर्यात एवं एम आयात को बताता है, जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निर्यात को जोड़ लिया जाता है एवं आयात को घटा लिया जाता है। ये इसको जीएनपी भी कहा जाता है। तथा अगर जीडीपी की बात की जाए तो सी प्लस आई प्लस जी यह जीडीपी कहलाता है, और इसमें एक्स माइनस एम जब प्लस कर दिया जाता है तो यह जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम उपभोग व्यय का तत्व नहीं है? भोजन पर परिवारों का व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शिक्षा पर परिवारों का व्यय, कच्चे माल पर व्यय। तो कच्चे माल पर व्यय जो है अंतिम उपभोग व्यय का तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यह फैक्ट्री में जाकर अंतिम वस्तु का निर्माण करेगा, तब इसकी बिक्री होगी, तब यह अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत आएगा। तो कच्चा माल जो है अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। डी सही है 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का क्या होता है? अत्यधिक अनुमान लग जाता है, अल्प अनुमान लग जाता है, सही अनुमान लग जाता है, पूरे वर्ष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का जो है अत्यधिक अनुमान लग जाता है, तो ए सही हो जाएगा। दोहरी गणना से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए दोहरी गणना की समस्या सामने आती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक बार से अधिक कर ली जाती है। जब वस्तुओं के मूल्य की गणना एक बार से अधिक कर ली जाती है तो इसे ही दोहरी गणना की समस्या कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करने में असफलता होती है। जहाँ तक उद्यमी का संबंध है, वह अपनी वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं के रूप में बेचता है तथा इसकी बिक्री को अंतिम बिक्री माना जाता है। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में भेद करना आवश्यक समझा जाता है, तभी दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशों
में बसे अपने माता पिता द्वारा उपहार के रूप में भेजे गए चेक की प्राप्ति या हस्तांतरण भुगतान है, इसको नहीं शामिल किया जाएगा। अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित मजदूरी को भारत में अपने माता पिता को भेजना, यह भी हस्तांतरण भुगतान है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू उत्पाद का उत्पाद शुल्क, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तब राष्ट्रीय आय में सभी शामिल नहीं किए जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। 10 का 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? राष्ट्रीय ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन, दान, सेवानिवृत्त पेंशन। तो सेवानिवृत्त पेंशन जो है हस्तांतरण भुगतान नहीं है, बाकी सब हस्तांतरण भुगतान है। सेवानिवृत्त पेंशन किसी नागरिक द्वारा सेवाओं के बदले दिया गया उपहार होता है, तो इसलिए यह सेवाओं के बदले दिया गया उपहार होता है। जबकि हस्तांतरण भुगतान एक प्रकार से बिना काम के दिया गया उपहार होता है। तो इसका सही आंसर 11 का बी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, एक देश की बाजार कीमत पर जीएनपी का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? उद्यमी की बिक्री, अप्रत्यक्ष कर, अप्रवासी भारतीयों से प्राप्तियां, आर्थिक सहायता। तो अप्रवासी भारतीयों की प्राप्तियां शामिल नहीं की जाती हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, सेवाओं के स्वलेखा उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि क्यों नहीं शामिल किया जाता है? सेवाओं और वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं, सेवाएं उत्पादक नहीं होती हैं, सेवाएं ऐसी सेवाओं के बाजार मूल्य को मापने में कठिनाई होती है, इसलिए शामिल नहीं किया जाता है। तो सी सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक तथा आरंभिक स्टॉक के अंतर को कहा जाता है। एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक तथा आरंभिक स्टॉक के अंतर को कहा जाता है स्टॉक में परिवर्तन। बी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है नगद के रूप में मजदूरी और वेतन, किस्म के रूप में मजदूरी और वेतन, सेवानिवृत्ति पर पेंशन, उपरोक्त सभी शामिल होता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में। अगला प्रचाल अधिशेष है। तो प्रचाल अधिशेष जो है, प्रचालन अधिशेष ए तथा सी दोनों है, जिसमें लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज तथा जीडीपी एफसी माइनस कर्मचारियों का पारिश्रमिक माइनस स्वनियोजितों की मिश्रित आय, सभी को प्रचालन अधिशेष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे माल सूची निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को, अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन को, वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन को। तो वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन को माल सूची निवेश में शामिल नहीं किया जाता। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय का भाग नहीं है? किसानों द्वारा खरीदे गए बीज जो हैं अंतिम व्यय का भाग नहीं है। क्योंकि किसानों द्वारा खरीदे गए बीज अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम व्यय में शामिल की जाती हैं। शेष विश्व को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम व्यय हैं तथा सरकारी स्थिर निवेश को अंतिम व्यय में शामिल किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वह है, दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है? कैसे बचा जा सकता है? अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग करके, मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग करके। ना तो ए और ना बी, ए था बी दोनों सही है। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ए तथा बी दोनों सही है। 19 का सी सही है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारियों के पारिश्रमिक के आकलन में अप्रासंगिक है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक के आकलन में अप्रासंगिक है, तो वृद्धावस्था पेंशन अप्रासंगिक है। इसके अलावा विद्यालय प्रधानाचार्य को प्रदान किया गया मुफ्त आवास, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों को मुफ्त दी गई शिक्षा जिनके माता पिता विद्यालय में काम करते हैं, ठीक है। नगद मजदूरी एवं वेतन, वृद्धावस्था पेंशन विद्यालय के जो कर्मचारियों पारिश्रमिक में आकलन में अप्रासंगिक है। अगला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष की रिक्त स्थान खाली स्थान, एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य
तो GDP MP कहलाता है। बाजार मूल्य कहा लिखा है इसमें, तो GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाजार मूल्य पर, तो GDP MP इसका सही आंसर हो, यहाँ भरा जाएगा, लिखा जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, मूल्य वृद्धि विधि को भी कहा जाता है, तो औद्योगिक उद्गम विधि या कारक भुगतान विधि, तो मूल्य वृद्धि विधि को औद्योगिक उद्गम विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्पाद का मूल्य बराबर बिक्री यदि वर्ष भर का समस्त उत्पाद वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा क्या बेचा जाता है, तो बेचा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमकर्ता शामिल है। किसके अंतर्गत? कारक आगतों के अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमकर्ता को शामिल किया जाता है, कारक आगतों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाभ का वह भाग है जिसे भागीदारों में बांटा जाता है, वितरित लाभ या अवितरित लाभ, तो वितरित लाभ, लाभ का वह भाग है जिसे भागीदारों में बांटा जाता है, तो वितरित आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित कारक आय का कुल जोड़ खाली स्थान कहलाता है, घरेलू आय कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो घरेलू सीमा के अंतर्गत है तो घरेलू आय कहलाएगी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर दिए जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो पुरानी वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर किए जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में, कमीशन, पुरानी वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल, कमीशन शामिल किया जाता है, कमीशन को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय से मूल्य, जो राष्ट्रीय आय से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है, कमीशन भी नहीं शामिल किया जाता, नहीं शामिल किया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए का प्रयोग किया जाता है, इसका मूल्य वृद्धि विधि का, व्यय विधि विधि का, तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग किया जाता है, मूल्य वृद्धि, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में आय कर को माना जाता है कारक आय, हस्तांतरण आय, राष्ट्रीय आय के आकलन में आयकर को हस्तांतरण आय माना जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान, निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से है, किससे? स्थायी या माल सूची, तो माल सूची निवेश में, माल सूची निवेश में, निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से, तो माल सूची 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सत्य असत्य की पहचान करना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, तो पहला जो है वह क्वेश्चन है, आगतों के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, आगतों के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित आय के संबंध में उत्पादन के कारकों को बाजार से भाड़े पर लिया जाता है या खरीदा जाता है, तो मिश्रित आय के संबंध में उत्पादन के कारकों को बाजार से भाड़े पर लिया जाता है या खरीदा जाता है, यह है गलत। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सामान्य जानकारी क्षेत्र में उत्पादन केवल सामूहिक उपभोग के लिए किया जाता है, सामान्य सरकारी क्षेत्र में उत्पादन केवल सामूहिक उपभोग के लिए किया जाता है, सत्य है, 3 नंबर सत्य है। अगला 4 नंबर, हस्तांतरण आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, तो हस्तांतरण आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, यह भी सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर, मूल्य वृद्धि में उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है, मूल्य वृद्धि में उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य वृद्धि शामिल किया जाता है, 5 हो जाएगा गलत। 6, वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किए गए
भुगतानों के संदर्भ में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। सही है 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, अवितरित लाभ फर्में अपने पास भविष्य में आए किसी संकट का सामना करने के लिए रखी जाती हैं। सही। 8, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जाता है। गैर टिकाऊ वस्तुओं का कहाँ प्रयोग किया जाएगा, टिकाऊ वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा बार बार, तो यह 8 नंबर हो जाएगा गलत। 9 नंबर क्वेश्चन, खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल का उत्पादन करने तथा उपभोग करने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। शामिल किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला, सेवानिवृत्त पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी है, तो सेवानिवृत्त पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी है। सही है। खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल का उत्पादन करने तथा उपभोग करने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं किया जाता है, गलत, शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में दिए कथनों के समूहों में से सही युग्म के साथ चयन करना है। कौन सा युग्म इसमें सही है? ए नंबर क्वेश्चन है, ए में दिया है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित किराया राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाता है, तो सही है। खुद के लिए अगर वस्तुएं उपभोग की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जिनको आसानी से नापा जा सकता है या मापा जा सकता है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, या कह सकते हैं जो अंतिम उत्पाद है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है। शुद्ध निर्यात क्या है? तो यही ए सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। शुद्ध निर्यात एक लेखांकन वर्ष के दौरान आयातों एवं निर्यातों का अंतर है। सेवानिवृत्त पेंशन वृद्धावस्था पेंशन है। सेवानिवृत्त पेंशन वृद्धावस्था पेंशन पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित होते हैं। अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मिलाना है। वृद्धावस्था पेंशन क्या है? वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान हो जाएगा, तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से। इसके अलावा गैर कारक आगतों का मूल्य, तो गैर कारक आगतों का मूल्य जो है मध्यवर्ती उपभोग हो जाएगा, तथा निगम लाभ का एक घटक हो जाएगा निगम कर। और स्टॉक में परिवर्तन, तो स्टॉक में परिवर्तन जो है वह हो जाएगा अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक। स्टॉक में परिवर्तन जो है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन हो जाएगा।